लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। 1923 लेविस ने इलेक्ट्रॉन की बेस पे अपना नज़रिया पेश किया था, जिसमें एसिड और बेस की वजाहत की गई। इससे पहले जो दो नज़रियात थे, ऑर्हिनियस का नज़रिया और उसके बाद ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का नज़रिया, दोनों हम पहले पढ़ चुके हैं। उनकी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनको भी देख सकते हैं आप। उन दोनों थ्योरीज में हमने देखा था कि कुछ डिफेक्ट्स मौजूद हैं उन चीज़ों के बारे में, या कुछ चीज़ों के बारे में वो दोनों नज़रियात सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो इस नज़रिए के मुताबिक उन सारी चीज़ों की वजाहत हो जाएगी। उन सारी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं कि कौन सी चीज़ें एसिड के तौर पर रिएक्ट करेंगी और कौन सी चीज़ें बेस के तौर पर रिएक्ट करेंगी। एसिड क्या होता है? अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है उसको हम एसिड का नाम देंगे। इसी तरह से बेस या सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन का पेयर कबूल कर सकती है, हासिल कर सकती है, उसको हम बेस का नाम देंगे। तो एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को कबूल करता है। इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी अट्रैक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की कोशिश करता है। और बेस जो है ना, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई ऐसा मॉलिक्यूल है या कोई ऐसा रेडिकल है, आयन है, जो अपना इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देने की कोशिश करेगा, तो उसको हम नाम देंगे बेस। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास कंपाउंड है अमोनिया। इसमें नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया होता है। 3 हाइड्रोजन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए हुए। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। यहाँ पे इनके आखिरी शेल में जो है ना 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। डुप्लेट रूल के मुताबिक हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन एटम ने दो दो इलेक्ट्रॉन अपने मुकम्मल किए हुए हैं। इसी तरह अगर हम BF3 की बात करें, बोरॉन के अपने आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ग्रुप से इसका ताल्लुक है, वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद हैं। 3 फ्लोरीन एटम के साथ इसने बॉन्ड बनाया होता है। अब 3 इसके अपने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इसने 3 मुख्तलिफ फ्लोरीन एटम के साथ शेयर किए होते हैं। तो टोटल इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ऑक्टेट रूल के मुताबिक होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। इसका मतलब है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब अगर हम अमोनिया को देखें तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन के पेयर है। 3 पेयर वो हैं जो इसने किसी के साथ शेयर किए हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। चौथा जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो अभी तक इसने किसी के साथ शेयर नहीं किया हुआ। तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के साथ शेयर कराएगा। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है और बोरॉन के पास जो है ना खाली जगह मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इस कमी को पूरा करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। इसी स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रा कर लेते हैं। सेम उसी तरह से इसमें स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है वो मुकम्मल कर लेते हैं। अब जो नाइट्रोजन है वो डोनर के तौर पर रिएक्ट कर रहा है। यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा। बोरॉन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। अब अमोनिया जो है ना वो डोनर के तौर पे रिएक्ट कर रहा है और जो BF3 है वो एक्सेप्टर के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। ऊपर वाली अगर हम इस डेफिनेशन के मुताबिक देखें तो जो चीज़ भी बेस के तौर पे रिएक्ट करेगी वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरों को देगी। तो अमोनिया यहाँ पे बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है।
ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है। और BF3 इस रिएक्शन में एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगा। ये क्या कर रहा है कि दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, कबूल कर रहा है। तो अमोनिया बेस है और जो BF3 है वो एसिड है। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे और ये जो शेयरिंग हो रही है ये एक तरफ से हो रही है, मतलब एक एटम की तरफ से ये पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर दिया जा रहा है। जो एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा उसको हम डोनर का नाम देते हैं और जो एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर। डोनर और एक्सेप्टर से आपको याद आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है ना उसके अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एक को डोनर का नाम देते हैं, एक को एक्सेप्टर का। तो इस रिएक्शन में जो है अमोनिया डोनर है, BF3 एक्सेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो दोनों आपस में जुड़ेंगे और जुड़ने से एक ही प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगी, एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ पे बन रही है। लेविस एसिड बेस की जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होती है, एक ही नई चीज बन रही है। इस वजह से सिंगल प्रोडक्ट को ऑर्डक्ट का नाम भी दिया जाता है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। इसमें भी हमारे पास अमोनिया मौजूद है। अमोनिया के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। दूसरी तरफ H प्लस मौजूद है। अब H प्लस क्या होता है? H प्लस का मतलब है प्रोटॉन। हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो ये जो H प्लस बचेगा इसको प्रोटॉन का नाम देते हैं। अब इसने अपना इलेक्ट्रॉन पहले तो दे दिया, लेकिन अब इसके पास प्रोटॉन की कमी है, या मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। अब ये क्या करेगा, जहां से भी इसे इलेक्ट्रॉन मैसर होंगे उससे ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करेंगे आपस में और दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। सेम शेप जैसे पहले है वैसे ही यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ एक छोटा सा तीर का निशान लगाएंगे जो इनके दरमियान बनने वाले कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को जाहिर करेगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर मौजूद है वो इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर आ जाएगा। तो अब जो अमोनिया है वो बेस के तौर पे रिएक्ट कर रहा है और इसी तरह से जो H प्लस है, प्रोटॉन है, वो एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रहा है। जैसे ऊपर हमने देखा कि दोनों आपस में अटैच हो गए और दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे भी इन दोनों के दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बन गया है, जिसको जाहिर करने के लिए एक छोटी सी लाइन लगा देंगे, एक छोटा सा तीर का निशान लगा देंगे जो डोनर एटम से एक्सेप्टर की तरफ होगा। यानी कि इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो ये बेस से एसिड की तरफ इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने के, इलेक्ट्रॉन के तबादले को जाहिर कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन की पेयर को एक्सेप्ट करेगी उसको हम एसिड का नाम देंगे और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगी वो बेस कहलाएगी। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जो है दोनों के दरमियान बन रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन भी यहाँ से हम कर सकते हैं। When Lewis acid and base react and coordinate covalent bond is formed between them, कि जब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड दोनों के दरमियान बनता है तो इस बॉन्ड बनने को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम मजीद देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेविस एसिड के तौर पर रिएक्ट करती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेविस बेस के तौर पे रिएक्ट करती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ें लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रही हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लेविस बेस के तौर पे रिएक्ट करती हैं। पहले हम देख लेते हैं कि लेविस एसिड कौन से हैं। सब्सटेंस दैट हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल, जिनका वैलेंस शेल नामुकम्मल होगा, जिनमें सेंट्रल एटम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मुकम्मल नहीं होगी, उन सबको हम कहेंगे कि ये लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल BF3, इसकी स्ट्रक्चर अभी हमने पहले भी देखी है कि बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। चौथे फ्लोरीन के लिए या चौथे एटम के लिए इसके पास एक खाली जगह मौजूद है। इसी तरह से AlCl3
इसकी भी सेम स्ट्रक्चर है। एल्यूमिनियम जो है 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना चुका है, चौथे के लिए खाली जगह मौजूद है। एक और एग्जांपल है FeCl3, यहाँ पे भी फ्लोरीन ने 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस तरह का कोई भी अगर कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम अनकम्प्लीट है, जिसमें जो दरमियान में एटम मौजूद है, जैसे यहाँ पे दरमियान में बोरॉन मौजूद है, इसमें दरमियान में एल्यूमिनियम मौजूद है, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, आखिरी शेल में बॉन्ड बनाने के बावजूद 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे, ऑक्टेट रूल के मुताबिक वो अगर वैलेंस शेल को कंप्लीट नहीं कर रहा, तो ये चीज़ लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट करेगी। अब जब इसको इलेक्ट्रॉन मैसर होंगे, जिसके साथ भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और अपने आखिरी शेल को मुकम्मल करेगा। तो ये चीज़ लेविस एसिड के तौर पे रिएक्ट कर रही है। सेकंड है कैटाइन। कैटाइन मतलब पॉजिटिव आयन। कोई भी पॉजिटिव आयन होगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से होता है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए, जिसकी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो प्रोटॉन्स हैं उसके अंदर ये पॉजिटिव चार्ज जो मौजूद होगा, उसकी वजह से किसी भी एटम के पास जिसके पास भी उसे इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे तो उसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है। फॉर एग्जांपल H+, Ca+2, Mg+, Ag+। तो कोई भी इस तरह का अगर कैटाइन है, पॉजिटिव आयन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो पहले तो इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन चार्ज की वजह से जब भी इसे इलेक्ट्रॉन मिलेंगे ये फौरन उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये उससे इलेक्ट्रॉन्स लेकर और लेने से अपने आखिरी शेल को मुकम्मल करेगा। इसका मतलब है कि ये चीज़ें भी कैटाइन के तौर पे काम करने वाली जो चीज़ें होती हैं लेविस एसिड बन जाएंगी, लेविस एसिड के तौर पे काम कर रही हैं। दूसरी अब हम बात कर लेते हैं लेविस बेस, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो लेविस बेस के तौर पर रिएक्ट कर रही हैं। पहले हमने बात की थी कि जिनके पास आखिरी शेल अनकम्प्लीट है तो वो है लेविस एसिड। अब लेविस बेस में वो चीजें होंगी जिनके पास लोन पेयर मौजूद होगा, हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन के पेयर मौजूद होंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, उसको नाम देंगे कि ये लेविस बेस के तौर पे रिएक्ट कर रही है। जैसे कि अमोनिया 3 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया हुआ है, इसके बावजूद इसके पास एक अदद लोन पेयर मौजूद है। इसी तरह से अल्कोहल है OH, इसके पास भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर मौजूद है, तो जब कोई आएगा तो उसके साथ अपने ये लोन पेयर शेयर करा सकता है। अमाइन RnH2, अमाइन इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो ये जो अमाइन होते हैं इसमें भी अमोनिया के पास या नाइट्रोजन के पास एक अदद लोन पेयर मौजूद है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ जिसके पास लोन पेयर मौजूद होगा वो बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। ऊपर हमने बात की थी कैटाइन, यहाँ पे उसका उलट है एनाइन। कोई भी ऐसा एटम मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो वो बेस के तौर पे रिएक्ट करेगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं जिसकी वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे कि साइनाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड है। इस तरह के और भी बहुत से नेगेटिव रेडिकल हो सकते हैं, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा वो सारे के सारे लेविस बेस के तौर पे रिएक्ट करेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट लेविस के नज़रिए के मुताबिक, या फिर जो एसिड बेस का ब्रॉन्स्टेड का नज़रिया था, या फिर तीसरा हमने ऑर्हीनियस का पढ़ा, तीनों लॉन्ग के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बेसिक चीज़ें इनके अंदर बताई गई हैं कि कौन सी चीज़ें एसिड है, कौन सी चीज़ें बेस। मज़ीद हम इनके बारे में देखते हैं कि एसिड और बेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या होती हैं, जब वो केमिकल रिएक्शन करेंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे, और उनके जो यूजेस हैं, इस्तेमालात हैं, वो क्या हो सकते हैं।